नमस्कार दोस्तों, 17 अप्रैल 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। जी हाँ, बिल्कुल आज 18 अप्रैल है दोस्तों, और ये एडिटोरियल 17 अप्रैल को जा रहा है। उसका रीज़न ये है, जैसे कि कल मैंने एक वीडियो अपडेट करके आपको ये बताया भी था कि मैं ट्रांजिट में हूँ। 16 अप्रैल की शाम को ही जो मेरी जर्नी थी, रिटर्न जर्नी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, ट्रांजिट में था। वैसे तो जर्नी केवल 12 घंटे की थी, लमसम 12-13 घंटे की, लेकिन वो कन्वर्ट हो गई 30 घंटों में। आप कह सकते हो कि मतलब ट्रिप जितना अच्छा गया उतना ही गंदा उसका एंड एक्सपीरियंस था। जैसे तैसे करके अब आप समझ लीजिए कि जब पहुंचा मैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे तो इतना थक गए थे, 48 घंटे तो सोए नहीं थे कि सो गए। अब फाइनली मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। क्या पूरा हुआ रास्ते में वो कभी मैं 10 से 12 दिन बाद आपको बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता, सॉरी फॉर दैट। अभी के लिए जल्दी से अपना ये एडिटोरियल ख़त्म करते हैं। अच्छी बात यह है कि आज संडे है और संडे को द हिंदू एडिटोरियल आता नहीं है, तो मुझे कल का ही एडिटोरियल डालना है, कल के करंट अफेयर्स डालने हैं और आज का करंट अफेयर्स सबसे पहले डालना है, ये टॉप प्रायोरिटी पे। तो ये तीनों वीडियो आपको कंसिक्वेंटली अगले 2 से 3 घंटों में मिल जाएंगी। और उसके आगे रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स, सतीश चंद्र की मिडिल हिस्ट्री की 1-2 वीडियोस मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, उनको अपडेट करना है, वो अपडेट कर दूंगा, फिर एनसीईआरटी भी आपको मिलने लगेगी। तो देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है द रूट्स ऑफ अ डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। ठीक है, इसमें भाई चाइना की ग्रोइंग मिलिट्री पावर और चाइना के अलावा जो देश की बाकी कंट्रीज है, दुनिया की बाकी कंट्रीज जैसे इंडिया हो गई, टर्की हो गई, इनकी ग्रोइंग मिलिट्री पावर और इन सब मिलिट्री पावर के ग्रो करने की वजह से जो अमेरिका की डोमिनेंस है मिलिट्री में, इकोनॉमिक फील्ड में, उसका कम होना, उसके बारे में यहाँ पे एक व्यू पॉइंट दिया गया है। आप कह सकते हो कि फॉरेन पॉलिसी के रिस्पेक्ट में एक व्यू पॉइंट है। आर्टिकल लिखा है शैली वालिया जी ने, कल्चरल हिस्ट्री पढ़ाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वैक्सीन डिप्लोमेसी दैट नीड स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशंस। एक्चुअली में यहाँ पे सरकार के जो स्टैंड है उसको एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जस्टिफाई कर रहे हैं ऑथर है विवेक काटजू साहब, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर है। हुआ ये है कि इंडिया में आपको पता है 2 वैक्सीन अप्रूव्ड है, एक है कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका की, एक है कोवैक्सीन भारत बायोटेक की। अभी हुआ ये कि एकदम से हमारे यहाँ पे कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा आने लगे, उसके चलते देश में वैक्सीन की पड़ गई है कमी। पहले सितंबर अक्टूबर, देखिए जनवरी से वैक्सीन अप्रूवल मिल गया और जनवरी से लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। जनवरी फरवरी के समय पे कोरोना के केसेस उतने नहीं आए, तो क्या किया कि लोग कम वैक्सीन ले रहे थे, तो बहुत सारी एक्स्ट्रा वैक्सीन बच रही थी। अब यहाँ पे सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी और उस पॉलिसी में सरकार ने 3 फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस दी थी। एक तो वैक्सीन कितनी प्रोड्यूस हो रही है, दूसरा कितनी वैक्सीन हमको अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम किस प्रकार चलाना, और तीसरा कितना हमको एक्सपोर्ट करनी है। एक्सपोर्ट करने यानी बाहर भेजने के पैरामीटर्स क्या होंगे, उसके बारे में भी इस आर्टिकल में बात की गई है। अब सारा का सारा जितना भी यहाँ पे बैलेंस बनाया गया था वो तब बिगड़ गया जब कोरोना के एकदम से बहुत ज़्यादा केसेस आने लगे, एकदम से बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन की डिमांड बढ़ गई और स्टेट गवर्नमेंट के पास वैक्सीन है नहीं, तो वो केंद्र सरकार से मांग रही। केंद्र सरकार के हाथ भी इस समय पे बंधे हुए हैं, तो केंद्र सरकार WHO अप्रूव्ड वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे रही है। तो ये पूरा का पूरा वैक्सीन को प्रोड्यूस करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना देश के अंदर और देश के बाहर, इसके लिए क्या पैरामीटर सरकार ने सेटअप किए थे, किस हद तक वो पैरामीटर्स गलत हैं, किस हद तक सही हैं, इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश की ऑथर ने। और इसको एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में समझाया है कि मार्च 2018 को राज्यसभा के अंदर जब कोविड-19 वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाए गए सरकार से, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स श्री वी मुरलीधरन ने जो जवाब दिए, उन जवाबों का क्या मतलब निकल के आता है, तो इसको देखेंगे। फिर बात करते हैं भाई वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स के बारे में, आपने सुना ही है। और वेस्ट बंगाल में 3 इलाके हैं, एक है दार्जिलिंग, एक है कालिम्पोंग और एक है कुर्सियोंग। अगर आप कभी सिक्किम घूमने जाओ तो सिक्किम के पास 2 जगह घूमने के लिए हमेशा बोली जाती है कि भाई दार्जिलिंग चले जाओ, तो ज़्यादातर लोग दार्जिलिंग जाते हैं, और उसके बाद कालिम्पोंग जाओ तो कालिम्पोंग भी जाते हैं। दार्जिलिंग जाइएगा तो बैग खाली करके जाइएगा, वहाँ पे चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलती हैं। मैं जब गया था तो सारे बैग्स वुलन वुलन के भर के गया था और वहाँ पे कुछ भी नहीं खरीद पाया। रीज़न मीन कि वहाँ पे जितना आप सोचते हो उससे चीज़ें इनएक्सपेंसिव हैं, थोड़ी सस्ती हैं। खैर वो एक अलग बात हो गई। तो जो दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कुर्सियोंग के जो इलाके हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स अलग प्रकार से काम करती है। ये जो इलाके हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ऑटोनॉमी और कहीं ना कहीं गोरखा आइडेंटिटी पे काम करते हैं, और इन इलाकों में बीजेपी ने अपनी पकड़ बना रखी है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी की इतनी पकड़ नहीं है, क्योंकि ये इलाके आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ऑटोनॉमी की बात करते हैं। अब इनको किस हद तक ऑटोनॉमी दी जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ गोरखा आइडेंटिटी, यहाँ पे बीजेपी का क्या स्टैंड है, तृणमूल कांग्रेस का क्या स्टैंड है, उसके बारे में थोड़ा बहुत इस आर्टिकल में बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जिटिंग अफगानिस्तान। देखिए जो बाइडेन ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है कि 11 सितंबर तक यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएंगी।
पहले की डेडलाइन थी 1 मई, अभी डेडलाइन पहुंच गई 11 सितंबर तक। इसके चलते अफगानिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे क्या फर्क आएगा, इसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट यूएस फोर्सेस के होने के बावजूद भी तालिबान के सामने कमजोर पड़ रही है। तो एक बार यूएस फोर्सेस अगर वहां से निकल गई तो अफगान फोर्सेस हैंडल कर पाएंगी तालिबान के प्रेशर को या नहीं कर पाएंगी, इस बात के ऊपर काफी सारे यहाँ पे डाउट्स हैं। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो ये जो 4 आर्टिकल्स हैं, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है और चारों के चारों इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आर्टिकल, द रूट्स ऑफ अ डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। लेकिन हमेशा की तरह सब पहले मेरा सेल्फ प्रमोशन, तो वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों। एक दिन के लिए वीडियो लेट हुई उसके लिए रियली सॉरी। मैं कभी भी अपनी एडिटोरियल की वीडियोस को लेट नहीं करता हूँ, बट यहाँ पे सिचुएशन मेरे हाथ के बाहर थी, तो उसके लिए रियली सॉरी। आगे से आपको वीडियोस टाइम पे मिलेंगी। लाइक का बटन, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स मैंने वीडियो बनाई है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अलग अलग प्रकार से आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि पहले यहाँ पे बात की गई चाइना की मिलिट्री पावर की। अगर आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज की बात करो तो अभी के लिए जो चाइना का ओवरऑल मिलिट्री बजट का एस्टिमेट निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है $230 बिलियन। बहुत ज्यादा है। ये अलग बात है कि यूएस के आसपास भी नहीं, चूंकि यूएस का 600, 700, $800 बिलियन लगता है। लेकिन चाइना जो भी अपना मिलिट्री बजट रख रहा है, इसका साफ इंटेंशन है कि भाई पेंटागन को पीछे छोड़ना। पेंटागन मतलब कि ये यूएस के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, मतलब कि यूएसए को आप कह सकते हो मिलिट्री की फॉर्म में पीछे छोड़ना, ये टारगेट है चाइना का। अब अगर आप बात करो तो यूएस की ताकत के सामने अगर दुनिया भर की मिलिट्रीज को कंपेयर करो तो कौन सी मिलिट्रीज आती है? तो एक आती है रशिया, एक आती है चाइना, उसके बाद कुछ हद तक बात कर लीजिए तो हो गई आपकी इंडिया। ओके, अमेरिका की बढ़ती मिलिट्री ताकत के सामने इस समय पे दो ही मिलिट्री ताकत उसको इफेक्टिवली पुशबैक कर रही, एक रशिया और एक चाइना। रशिया चाइना का इसलिए भी नाम दिया जाता है क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के फील्ड में कहीं ना कहीं रशिया और चाइना एंटी यूएसए नजर आ रहे हैं अभी के लिए। लेकिन इन सब के बीच में एक नया इंटरनेशनल ऑर्डर भी उठता हुआ नजर आ रहा है। जो ब्रिक्स नेशंस की इकोनॉमीज है ना, वो भी उठ रही है। अगर आप ब्रिक्स नेशन की बात करो तो रशिया और चाइना तो देखिए है ही एंटी यूएसए। अभी ब्राजील इंडिया की बात करोगे, ब्राजील इंडिया साउथ अफ्रीका, ये एंटी यूएसए नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें इंडिया की बात करो तो इंडिया की ये मिलिट्री ताकत कम नहीं है। इकोनॉमी ताकत भी कम नहीं, बट मिलिट्री ताकत इंडिया की बहुत है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4थे नंबर पे है। तो ब्रिक्स नेशन की मिलिट्री ताकत बढ़ रही है, इकोनॉमिक ताकत बढ़ रही है, और इसमें लीड कौन कर रहा है इकोनॉमिक और मिलिट्री कैपेसिटी में? तो लीड कर रहा है भाई चाइना। नो डाउट ब्रिक्स नेशन में एशिया में जो सबसे डोमिनेंट पावर है वो चाइना है। ओके, अभी के लिए अगर आप बात करो तो क्या रशिया और चाइना की मिलिट्री यूएसए से अच्छी हो गई? नहीं। पहली बात तो यहां पे रशिया के बारे में बात की जाए, रशिया और चाइना दोनों की बात कर लीजिए, रशिया चाइना दोनों मिलिट्री पावर में यूएसए के आगे नहीं है, पास भी नहीं है। यस, ये बात बिल्कुल सही है, रशिया चाइना। हाँ, ये बहुत तेजी से इनका इंटेंशन है कि हम आगे निकल जाए। रशिया की बात की जाए तो रशिया यूएस की मिलिट्री पावर के आगे नहीं निकल पाएगा, और रशिया का कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं है ग्लोबल आउटरीच का। लेकिन चाइना का ग्लोबल आउटरीच का इंटेंशन है। जिस प्रकार से यूएसए दुनिया भर में अपने आप कह सकते हो टट्टू पंजू बिठा के रखता है कि हाँ भाई मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, यूएसए की जो सीआईए है दूसरे के मैटर्स में इंटरफेयर करती है, उस प्रकार से चाइना का एक ग्लोबल रीच का एजेंडा है कि हमें पूरी दुनिया पे ऊपर अपनी धाक जमा के रखनी है। रशिया का कोई ऐसा एजेंडा नहीं। रशिया अपने इमीडिएट नेबरहुड में तो इन्वॉल्व होता है, ग्लोबल आउटरीच पे इतना इंटरेस्टेड रशिया नजर नहीं आता है। लेकिन चाइना का ऐसा जरूर मन है। अगर आप बात करो तो अमेरिका की इंपीरियलिज्म की बात की जाए, अमेरिका की ताकत की बात की जाए, तो एकदम से अमेरिका की ताकत कब नजर आई थी? ऐसा बोला जाता है कि जो स्विस क्राइसिस हुई थी ना 1956 में, इसने ब्रिटेन के इंपीरियलिज्म को बहुत कम कर दिया था और अमेरिका की ग्रोथ को, एसेंडेंसी को एकदम से बढ़ा दिया था। स्विस क्राइसिस 1956 को मैं एक लाइन में अगर आपको समझाऊं तो हुआ यह था कि जो अब्दुल अहमद, ये क्या आप कह सकते हो, नसीर नाम का, अब्दुल गमार नसीर करके उनके प्राइम मिनिस्टर थे इजिप्ट के। उन्होंने क्या किया कि जो स्विस कैनाल वाला जो इलाका था ना, इसको नेशनलाइज कर दिया और इजिप्ट की सरकार के अंदर ये पूरा स्विस कैनाल वाला इलाका चला गया। अब इसके इमीडिएट नेबरहुड में है इसराइल। इसराइल ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर इजिप्ट के ऊपर अटैक कर दिया, और इनका क्या टारगेट था कि स्विस कैनाल पे कब्जा कर लेंगे। यहाँ पे अमेरिका ने इंटरवीन किया, और अमेरिका के इंटरवेंशन के चलते जो स्विस कैनाल का इलाका है वो इजिप्ट के पास रहा। ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल को पुल बैक करना पड़ा, नहीं तो ये लोग कहीं ना कहीं इजिप्ट से छीन ही लेते स्विस कैनाल को। तो वो एक ऐसा इंस्टेंस था जहां पे अमेरिका बहुत ताकतवर बन के सामने आया, और ये बोला गया कि भाई अमेरिका की मिलिट्री अब राइज कर रही है और ब्रिटेन, फ्रांस को पुल बैक करना पड़ गया। तो पहले जो पैक्स ब्रिटानिका था, तब वो पैक्स
अमेरिकाना बन गया था। मतलब पैक्स ब्रिटानिका मतलब पूरी दुनिया में ब्रिटेन का राज है, अब पूरी दुनिया में अमेरिका का राज होगा। लेकिन लिटरली पूरी दुनिया में एक समय पे ब्रिटेन का राज था, अमेरिका का राज नहीं है, अमेरिका की धाक चलती है। फिर देखिए यूरोप ने जो अपने आइडियल्स फैलाए, वेस्टर्न कंट्रीज ने जो अपने आइडियल्स फैलाए इंपीरियलिज्म के थ्रू, कॉलोनियलिज्म के थ्रू, उसके बारे में क्या बोला जा रहा है कि जब रेनेसा का पीरियड आया, रेनेसा का पीरियड कह सकते हो 13, 14 तो 15 सेंचुरी यूरोप का, वहां पे यूरोप ने अपने हैगेमोनिक एम्बिशंस मतलब कि अपनी बादशाहत को स्थापित करने की कोशिश की पूरी दुनिया में, पहले ट्रेड और कॉमर्स के थ्रू, और बाद में धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि ट्रेड कॉमर्स तभी अच्छी तरीके से हो सकता है जब पॉलिटिकल कंट्रोल हो। और 500 सालों में इन्होंने फिर कॉलोनाइज करना शुरू किया और देशों के ऊपर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। और इसके चलते यूरोसेंट्रिसिज्म यानी यूरोपियन जो फिलॉसफी थी वो पूरी दुनिया में प्रोपोगेट की गई, और कहीं ना कहीं यूरोपियन रेसेस के सुपीरियर दिखाया गया और बाकी रेसेस को इंफीरियर दिखाया गया। और इस सब चीजों को कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी किया गया है। अगर आप देखो तो यूरोप के जो पब्लिकेशंस हैं वो कहीं ना कहीं ईस्ट को गलत अकाउंट्स में दिखाते हैं, बायस्ड अकाउंट्स में दिखाते हैं, ईस्टर्न कल्चर्स को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखो फैनन का द रेस्ट ऑफ द अर्थ और एडवर्ड सैड का ओरिएंटलिज्म, इन्होंने कहीं ना कहीं वेस्टर्न सेंट्रिक पर्सपेक्टिव्स के अगेंस्ट बात की है। इन्होंने बोला है कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे ऊपर पर्सपेक्टिव्स को इंपोज करता है, जिन फिलॉसफीज को इंपोज करता है, वो फिलॉसफीज इनएडिक्वेट है, बायस्ड है, नए वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्प्ले और पोर्ट्रे सही तरीके से नहीं करती हैं। बांदुंग कॉन्फ्रेंस की बात की जाए 1955 की, 1955 की, तो यहाँ पे बहुत सारे एशियन और अफ्रीकन स्टेट्स बैठे मिलके, ये वो नए एशियन और अफ्रीकन स्टेट्स थे जिनको नई नई आज़ादी मिली थी, और धीरे धीरे उन्होंने बताया कि भाई अब एशिया और अफ्रीका राइज करेगा, खासकर एशिया का जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइज था वो तो होना ही होना था। और अब यहाँ पे एक कन्फ्रंटेशनल स्टांस डेवलप करने वाला था, क्योंकि जो थर्ड वर्ड था, देखिए दो वर्ड्स तो इस तरीके से निकले, एक कैपिटलिस्टिक ब्लॉक था, एक सोशलिस्टिक ब्लॉक था। तीसरा एक वर्ड निकल के आया थर्ड वर्ड, जो बिल्कुल नया नया आज़ाद हुआ था, गरीबी बहुत थी, खाने पीने के पैसे नहीं थे, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म जैसी चीज़ों के लिए इनके पास समय नहीं था। तो उन्होंने बोला कि भाई हम अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, और धीरे धीरे जब ये कंट्रीज डेवलप होकर ताकतवर बनेंगी तो एक नया पैरेलल ऑर्डर बनाएंगी दुनिया में जो कि अमेरिका की डोमिनेंस को चैलेंज करेगा। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके इवॉल्व हुई। अगर आज की डेट में आप अमेरिका की बात करो तो हम अमेरिका की ताकत के अगेंस्ट बात करें तो क्या अमेरिका की ताकत खत्म हो गई? नहीं भाई, अमेरिका अभी भी एक प्राइमरी रोल प्ले करने वाला है। इंडिया अभी भी चाइना के कन्फ्रंटेशन के अगेंस्ट अपने स्टैंड को स्थापित करने के लिए अमेरिका से दोस्ती बढ़ा रहा है, चूंकि अमेरिकन टेक्नोलॉजी और उनकी मदद से चाइना को थोड़ा कंट्रोल में हम लोग रख पाएंगे। तो इंटरनेशनल अफेयर्स में अमेरिका में भी एक मेजर रोल प्ले करना है अभी। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका की जो इंटरनेशनल इमेज है वो डोनाल्ड ट्रंप के दौरान बहुत ज़्यादा बर्बाद हुई है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे आदमी थे जिसने ये धमकी दी कि मैं नाटो छोड़ सकता हूँ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और कहीं वो इलेक्ट हो जाता तो शायद छोड़ भी देता। रीजन बीइंग कि जिस प्रकार से उसने पेरिस एग्रीमेंट से पुल बैक किया, जिस प्रकार से उसने JCPOA से पुल बैक किया, ठीक है ना, उस प्रकार से हो सकता है कि वो नाटो भी छोड़ देता। फिर प्लस जो डोनाल्ड ट्रंप थे बहुत रेसिस्ट ऑब्सेशन था, ये वाइट पीपल के फेवर में बात करते थे, ब्लैक पीपल के बिल्कुल ही अगेंस्ट थे ये। मार्जिनलाइज जो इमिग्रेंट्स थे बाहर के देश जो कि यूएस में जाके सेटल करते हैं, उनके बिल्कुल अगेंस्ट बोलते थे। तो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड इस प्रकार के स्टैंड से काफी परेशान था। फिर ये जो स्टैंड था रेसिज्म वाला, ठीक है ना, अल्ट्रा नेशनलिज्म वाला, ये केवल यूएस में देखने को नहीं मिला है, ये कहीं ना कहीं ब्रिटेन में भी देखने को मिला है। ये जो पूरा का पूरा ब्रेग्जिट है वो इसी बेस पे आधारित है। ब्रेग्जिट में क्या हुआ, ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया, क्योंकि ब्रिटिश सिटीजन्स ने बोला, ब्रिटेन की सरकार ने बोला कि नहीं भाई, हम पूरे यूरोप का पार्ट करके अपने रिसोर्सेज को यूरोप के डेवलपमेंट के लिए लगाएं, वो नहीं हो पाएगा, हम अपना डेवलपमेंट अलग करेंगे। इसलिए राइट विंग जो एजेंडा था वहाँ का, या जो अल्टर नेशनलिस्टिक एजेंडा था, उसने ब्रेग्जिट करवा दिया। और कुछ इस प्रकार का राइट विंग एजेंडा इंडिया में भी देखने को नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं लिबरल डेमोक्रेसी इंडिया में नीचे जा रही है, ऐसा यहाँ ऑथर बोल रहा है, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है ना। इस इंडिया में राइट विंग एजेंडा किस प्रकार से काम कर रहा है, इसमें सबके अपने अलग अलग वो कह सकते हो आपकी व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। ओके, आगे बात की जाए। और भी भाई हमारे यहाँ पे आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स उठ रही हैं, जैसे कि दुनिया भर में टेररिज्म का खतरा अभी बना हुआ है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स का खतरा अभी बना हुआ है। आप बोलोगे कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का कोई एक एग्जाम्पल बताइए, तो देखिए जाके कि ये जो टिग्रे रीजन है, सबसे पहले तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि टिग्रे रीजन दुनिया की कौन सी कंट्री में आता है। और टिग्रे क्राइसिस के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, तो इस तरीके के बहुत से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स मैंने आपको समझा रखे हैं। तो इसके चलते
हमारे सामने इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स है, फिर क्लाइमेट चेंज अपने आप में भी एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन के आई। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका क्या है? ज्वाइंट इंटरनेशनल एक्शन, सब लोग मिलकर काम करें। लेकिन सब लोग मिलकर तब काम करेंगे जब सब मिलने को तैयार हो। यहाँ पे जो देश का बाप बना बैठा है दुनिया का, अमेरिका, वो अमेरिका एक्सेप्शनलिज्म की बात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के अंदर अमेरिका ने बोला कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, हम अलग हैं। समझ गया बात को? तो ओवरऑल अमेरिका की ग्लोबल सुप्रीमेसी बने रहने वाली है। ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि जो बाइडेन आगे किस प्रकार से चीजों को लेके जाते हैं। बट इन एनी केस अमेरिका दूसरे कंट्रीज के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे चाहे ना समझे, जो दुनिया भर का ग्लोबल ऑर्डर है वो डिसेंटर हो रहा है, प्लूरलिस्टिक हो रहा है। यानी अमेरिका अब एक अलग अकेली ताकत बन के नहीं बैठी है। और इस नए इंटरनेशनल ऑर्डर में जरूरी यह है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो, और वो स्ट्रक्चरल शिफ्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ इस प्रकार से होने चाहिए कि पावर और स्टेटस किसी एक कंट्री के पास कंसंट्रेटेड ना रहे। वो जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड होंगे उतना ही अच्छा होंगे। और यहाँ पे एशियन रीजनलिज्म बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है। ट्रेड में, कॉमर्स में आगे आने वाले समय में एशियन रीजन का बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों ही आपके एशियन रीजन में आते हैं। फिर अब यहाँ पे अगर आप आगे बात करो तो यूएस के अलावा किसी एक कंट्री की बात की जाए तो कौन सी आती है? चाइना। अब पैंडेमिक के समय पे क्या हुआ दोस्तों कि जो मेन दुनिया भर की आप कह सकते हो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, जो कि आगे आने वाले समय में बहुत ताकतवर होकर उभरेंगी, जैसे ब्राजील हो गया, इंडिया हो गया, टर्की हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इनको इकोनॉमी को कोरोना वायरस से काफी नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी आप ये देखो आगे आने वाले पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में ये इकोनॉमीज मेजर रोल प्ले करने वाली। अब यहाँ पे एक कंट्री की अगर आप बात करो चाइना की, नो डाउट एशियन रीजनलिज्म को लीड कर रहा है चाइना। चाइना की इकोनॉमिक मिलिट्री ताकत बढ़ रही है, बट चाइना का जो मॉडल है ना वो थोड़ा अलग है। जिस प्रकार अमेरिका दुनिया का बाप बन के आज बैठा है, उस प्रकार से चाइना दुनिया का बाप बन के बैठने वाला है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। जो बाकी ताकतवर कंट्रीज हैं, जिस प्रकार से वो एक समय पे अमेरिका की बादशाहत को मान लेती थी, वो चाइना की बादशाहत को नहीं मानेंगे। और चाइना का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है। चाइना सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से सोचता है, वो अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री ग्रीड कह सकते हो आप चाइना की। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू, सिल्क रोड प्रोजेक्ट के थ्रू वो दूसरों में पैसा उधार बांट के, दूसरे के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को तबाह करके सिर्फ अपनी बात को वहां पे इंपोज करना, इस प्रकार की बात करने की चीजें करता है चाइना, जो कि बहुत पॉसिबल है। अगर इस प्रकार से चाइना अपने डेवलपमेंटल एजेंडा को आगे लेके जाएगा तो रीजनल टेंशंस बढ़ेंगी। क्योंकि आज की डेट में जो दुनिया है वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गई है, और मल्टीपोलर वर्ल्ड में ताकत डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, ताकत सेंट्रलाइज नहीं हो सकती। तो अमेरिका के पास एक समय पे इस लिमिट से ज्यादा ताकत थी, अब उसकी ताकत कम हो रही है, तो अमेरिका की जगह चाइना नहीं ले सकता। जितना अमेरिका एक समय पे दुनिया का बाप बन के बैठा था, चाइना नहीं बैठ पाएगा। अब इस ओवरऑल कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में, कैसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में कि चाइना चाहता है कि हम अपनी इकोनॉमिक ताकत के दम पे दुनिया के बाप बन के बैठ जाएंगे, लेकिन इंडिया जैसी कंट्रीज इनको बाप बनने नहीं देंगी। इंडिया, टर्की, ब्राजील कोई भी कंट्री नहीं बनने देगी। एक लिमिट से ज्यादा ईरान भी चाइना को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। आज की डेट में भले कितने बिलियन डॉलर चाइना खत्म कर दे ईरान में, क्या लगता है कि ईरान अपनी सोवरेनिटी को कभी भी चाइना के सामने न्यूट्रलाइज करेगा? ईरान खुद ही डाइवर्सिफाई करने घूम रहा है। मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ चाइना ईरान को लेकर आपको। तो कुल मिला के आगे आने वाले समय में जब इतने डाइवर्स इंटरनेशनल पॉलिसी एजेंडाज हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कुछ वॉर हो जाए, क्योंकि अभी ऐसे रिसेंट कुछ साक्ष्य देखने को मिले हैं। अगर आप बात करो तो रशिया ने जॉर्जिया और यूक्रेन के इलाकों में घुसने की कोशिश की। देखिए क्रीमिया क्राइसिस के बारे में मैंने आपको बताया है। ईस्टर्न यूक्रेन में क्या वो किया, डॉनबास रीजन में रशिया ने, ये आपको बताया है मैंने पहले। टर्की ने ईस्टर्न मेडिटेरियन ने ग्रीस के साथ कुछ आइलैंड्स को लेकर बवाल किया, कुछ पानी को लेकर बवाल किया, इसके बारे में हमने पहले बात की। इंडिया के पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती रहती है। चाइना अभी इन्ग्रेशन करने लगा, मार मार के भगाया इंडियन सोल्जर्स ने वापस। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पे होती ही रहती हैं। तो दुनिया भर के नेशंस की हिस्ट्री को उठा के देखो तो फ्लेक्सिंग द मसल्स ये एक नॉर्म बन गया है। और इसके चलते ये बोल देना कि आगे आने वाले समय में वॉर नहीं होगा, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। वॉर नहीं होगा, हाँ होने के चांसेस कम है, हो सकता है, बट आप सेफली कह सकते हो कि बहुत अनलाइकली है वॉर का होना यहाँ पे। फिर अब यहाँ पे लीडरशिप कौन लेगा? तो चाइना और इंडिया मिलके पोटेंशियल कंबाइंड लीडरशिप ले सकते हैं, लेकिन बाप का कोई नहीं बन पाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। ये सब बातें यहाँ पे आपको देखिए बताई जा रही हैं। कुल मिला के पूरी दुनिया में जो पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स हैं अलग अलग कंट्री के, वो ऐसे हो सकते हैं कि वो एक दूसरे को कन्फ्रंट करें। इसको सॉल्व करने की जरूरत है, यूनिवर्सल अटेंशन लाने की जरूरत है। ग्लोबल गवर्नेंस का फ्रेगमेंटेशन और सेग्रीगेशन इस हिसाब से करिए कि आप कहो कि
एक मतलब एक ऐसा एसिमिलेशन हो जाए जहां पे कन्फ्रंटेशन कम हो, बट कन्फ्रंटेशन हो भी सकता है। यूएस की बात की जाए और चाइना की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां पे यूएस को बहुत इफेक्टिवली चाइना पुश बैक कर रहा है, और वो है साउथ चाइना सी। क्योंकि साउथ चाइना सी को चाइना पूरा का पूरा अपना मानता है। रेन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में चाइना बहुत आगे बढ़ चुका है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड में चाइना एकदम से बहुत आगे बढ़ रहा है। चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज की बात करिए, और वेस्टर्न कंट्रीज का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे यूएस है। एक और प्रॉब्लम है, वेस्टर्न कंट्रीज में ह्यूमन राइट्स की बात होती है, ठीक है ना, डेमोक्रेसी की बात होती है, डेमोक्रेसी में ह्यूमन राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाइना में बात होती है नेशन स्टेट्स की। नेशन स्टेट्स में देश की प्रोग्रेस पे बहुत ध्यान होता है, देश की सोवरेनिटी पे बहुत ध्यान होता है, लेकिन ह्यूमन राइट्स की कोई कदर नहीं होती। आज की डेट में चाइना के अंदर जो उनका इतने बड़े, आप कह सकते हो, जो एंटरप्रेन्योर है, अलीबाबा के फाउंडर जैक मा, वो रातों रात गायब हो जाते हैं, 3 महीने तक पता नहीं चलता कि गए कहां। तो एक आम आदमी का चाइना में क्या ही ताकत है और क्या ही औकात है उनकी सरकार के सामने, इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से एसेस कर सकते हो। तो कुल मिला के चाइना का जो मॉडल है नेशन स्टेट वाला, जहां पे ह्यूमन राइट्स को कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती है, उसको अगर आप यूएस के और वेस्टर्न कंट्रीज के ह्यूमन राइट्स के मॉडल से कंपेयर करोगे, दोनों कंपैटिबल नहीं है। और अगर कहीं ना कहीं ग्लोबल स्टेज पे चाइना को डोमिनेंट होना है, तो उनको अपने इस मॉडल के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, जो कि वहां की चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी कभी जाने वाली नहीं है। जी जिनपिंग वैसे भी डिक्टेटर बने बैठे हैं। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि चाइना का जो ग्रोथ और पॉलिसी मॉडल है, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है, वो बाकी दुनिया के मॉडल के साथ आप कह सकते हो एसिमिलेट नहीं हो सकता। अभी ऐसे केसेस में चाइना बाप बन के बैठे दुनिया का, वो पॉसिबल नहीं है। और अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत के दम पे वो कर रहा है, वो एक लिमिट तक ही कर सकता है, एक लिमिट से आगे जाके वो किसी को दबा धमका नहीं पाएगा। तो ये सब बातें यहाँ पे देखिए बताई जा रही हैं। तो 21st सेंचुरी के चैलेंजेस यही थे, इनको कैसे मीट किया सकते हो? तो आप म्यूचुअल शेयरिंग करिए, नॉलेज की, ग्राउंड ब्रेकिंग इंक्लूसिव ट्रीटीज लेके आइए, मल्टीपोलर वर्ल्ड को डिसऑर्डर और अनस्टेबल करने से रोकिए, राइजिंग नेशंस अटेम्प्ट करें ताकि दुनिया भर के टेरिटोरियल जो भी एस्पिरेशन है उनको प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया जा सके, कल्चरल मीडिएशन हो, ठीक है ना, पावर का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दी जाए। अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। ये होगा कैसे, इस बात के ऊपर कहीं ना कहीं हमेशा ही एक डाउट रहता है। ठीक है भाई, ये था पहला आर्टिकल। आज की डेट के आर्टिकल्स में थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि जो कंसेप्ट्स हैं या फिर फॉरेन पॉलिसी की जो स्पेसिफिक न्यूएंसेस हैं, इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस दिया गया। अब आगे अगला आर्टिकल है वैक्सीन डिप्लोमेसी दैट नीड्स स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन। 18 मार्च को वी मुरलीधरन साहब, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, राज्यसभा में इनसे सवाल पूछा गया। सवाल का टॉपिक क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन इन फॉरेन कंट्रीज। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में कोरोना की वैक्सीन की कमी पड़ रही है। स्टेट गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि भाई हमारी वैक्सीन खत्म हो रही है, हमें मदद करो, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन हमने बाहर एक्सपोर्ट कर दी। तो कुल मिला के जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है, जो कि बहुत हद तक बाहर एक्सपोर्ट हुई है, इसके ऊपर जब सवाल पूछा गया मिनिस्टर साहब से, तो वी मुरलीधरन साहब ने क्या बोला कि एक्सटर्नल सप्लाईज आर डन फैक्टरिंग इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड रिक्वेस्ट फॉर द मेड इन इंडिया वैक्सीन। मतलब कि जो बाहर के देशों में हम वैक्सीन छोड़ रहे हैं, वो हम 3-4 चीज़ों को देख के करते हैं। पहला तो हम कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरा हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कितनी ज़रूरत है, तीसरा हमारी वैक्सीन की डिमांड क्या है। और ये जो एक्सटर्नल सप्लाईज है, ये अगले हफ्तों तक, महीनों तक बाहर जाएगी ही जाएगी। यहाँ पे एक फैक्टर और है, देखिए सीधी बात है, हमारे यहाँ पे वैक्सीन कोई सरकारी कंपनी प्रोड्यूस नहीं कर रही। जितनी भी कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हैं वो प्राइवेट कंपनीज हैं। जो हमारी सरकार का आप कह सकते हो फोकस है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, उसके नुकसान भी है। नुकसान ये है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, ये सब प्राइवेट कंपनीज हैं। और जब प्राइवेट कंपनीज में वैक्सीन मैन्युफैक्चर करेंगे, तो जो सबसे ज़्यादा दाम दे रहा होगा उन वैक्सीन के, उन्हीं को वैक्सीन सप्लाई करेंगे। फिर देश की सरकार उनके ऊपर एक लिमिट से ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकती। समझ गए? ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। वी मुरलीधरन साहब ने क्या बोला कि इंडिया 3-4 प्रकार से वैक्सीन बाहर भेज रहा है। पहली बात तो इंडिया वैक्सीन भेज रहा है एज अ ग्रांट। ग्रांट मतलब कि हमने फ्री में किसी को वैक्सीन दे दी, उसका पैसा नहीं लिया। दूसरा, वैक्सीन भेज रहा है एज अ कॉमर्शियल सेल। कॉमर्शियल सेल में कैसा है कि भाई वैक्सीन भेजी और उसका पैसा इंडिया के पास आया। तीसरा भेज रहा है गावी, ठीक है ना, ग्लोबल अलायंस फॉर जो वैक्सीन है उसकी कोवैक्स फैसिलिटी को। गावी वाला पॉइंट मैं यहाँ पे बोलूंगा वी मुरलीधरन साहब का बिल्कुल सही है। वी मुरलीधरन साहब का ये बोलना है कि देखिए जो गावी का कोवैक्स फैसिलिटी है, गावी एक्चुअली में ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन है।
दुनिया भर में अगर कोई भी बीमारी फैल रही है, उसकी अगर किसी भी कंट्री के पास वैक्सीन है तो उस वैक्सीन को इक्विटेबल तरीके से पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करना। आज की डेट में कोरोना की वैक्सीन इंडिया के पास अगर एक्सेस है तो इंडिया गावी को वैक्सीन प्रोवाइड करेगा, चूंकि कोवैक्स फैसिलिटी जो कि गावी की उसके हम मेंबर हैं। कोई दूसरी बीमारी के समय पे हो सकता है इंडिया ने गावी से ही वैक्सीन ली हो, तो गावी के अंदर जो भी वैक्सीन आती हैं उसको इंडिया को कंट्रीब्यूट करना है, और हो सकता है इंडिया के पास कमी पड़ जाए तो इंडिया को वहां से मिल भी सकती है। तो ऑटोमेटिकली हम ये बोलेंगे कि अगर हमने गावी ज्वाइन किया है तो वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गावी। ठीक है, सवाल ये उठता है कि अगर देखा जाए तो अब तक स्टैटिस्टिक्स क्या है वैक्सीन को भेजने के, तो 13 अप्रैल तक आप कह सकते हो, 13 अप्रैल तक इंडिया ने 65 मिलियन वैक्सीन भेजी हैं 90 कंट्रीज को। ये टोटल वैक्सीन का नंबर बता रहा हूँ, मतलब 4.5 करोड़ वैक्सीन, 6.5 करोड़ वैक्सीन, 6.5 करोड़ डोजेस, जिसमें से 10 मिलियन एज अ ग्रांट भेजे गए थे। 1 करोड़ एज अ ग्रांट, मतलब 1 करोड़ वैक्सीन को भारत सरकार ने कंपनियों से खरीदा और बिना पैसा लिए बाहर भेज दिया। अब ऑब्वियसली बात है वो पैसा टैक्स का ही पैसा है। उसके बाद 36 मिलियन वैक्सीन को कॉमर्शियल बेसिस पे एक्सपोर्ट किया गया, मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन बेची हैं। और 19 मिलियन वैक्सीन को कोवैक्स प्रोग्राम के अंदर इंडिया ने गावी को प्रोवाइड किया। गावी को वैक्सीन प्रोवाइड करना, जैसा कि मैंने बताया, जरूरी है। काम पड़ने पे हमें भी वहां से वैक्सीन मिलेंगे, हो सकता है किसी और बीमारी मिले, कोरोना में तो हमारे पास थोड़ी वैक्सीन एक्स्ट्रा ही है, हालांकि अब एक्स्ट्रा नहीं है क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। ये जो एस्टिमेट्स हैं एज ऑन 13 अप्रैल 65 मिलियन वैक्सीन की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से है। कुल मिला के 65 मिलियन वैक्सीन को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने में कितना समय चाहिए? लगभग 1 महीने में 65 मिलियन वैक्सीन इंडिया मैन्युफैक्चर कर सकता है। ठीक है भाई, अब कुल मिला के अगर आप बात करो तो देखिए, ये जो तीनों टाइप्स हैं, एक ग्रांट की तरह देना, एक कॉमर्शियल सेल करना, तीसरा कोवैक्स को देना। ग्रांट की तरह वैक्सीन भेजी गई थी 3rd वीक ऑफ जनवरी में से शुरुआत, 3rd वीक ऑफ जनवरी से लेकर मार्च तक ग्रांट्स की तरह वैक्सीन भेजी गई है, थोड़े थोड़े लॉट्स में। ठीक है भाई, कॉमर्शियल बेसिस पे वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया गया एंड जनवरी से लेकर फरवरी तक, और कोवैक्स में वैक्सीन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मार्च में प्रोवाइड की गई, क्योंकि दुनिया भर में वैक्सीन की जरूरत थी और अप्रैल में भी थोड़ी बहुत दी जा रही है। अब एक सवाल यहाँ पे सरकार से पूछा जा रहा है कि भैया जब देश में इतनी प्रॉब्लम है तो दुनिया भर में वैक्सीन क्यों बांट रहे हो? मिस्टर मुरलीधरन साहब ने यहाँ पे दिया कि देखिए, जब हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम बनाया था, ऑब्वियस सी बात है वैक्सीन को अप्रूवल मिला है जनवरी में, उससे पहले ही बन गया होगा प्रोग्राम। अब उस सितंबर से हमारे केसेस बहुत कम हो गए, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की अगर आप बात करो तो उस समय पे जो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम बना होगा उसमें 3 फैक्टर्स को देखा गया। पहला फैक्टर तो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है वैक्सीन का, दूसरा फैक्टर हम इंडिया में कितनी वैक्सीन बांटेंगे, और तीसरा हम कितनी एक्सपोर्ट करेंगे। अभी उस समय पे आपको याद होगा जनवरी और शुरुआत के फरवरी में हम जितनी वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने का सोच रहे थे उतना लोग वैक्सीन लेना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि सबके अंदर वैक्सीन हेजिटेंसी थी कि इस वैक्सीन से हमको कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। ये अलग बात है कि अब कोरोना ऐसा फैल रहा है कि नुकसान आदमी देख नहीं रहा, सबसे पहले जाके सीधे वैक्सीन ले रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे वी मुरलीधरन साहब क्या बोल रहे हैं कि इन 3 बेसिस पे हम लोग ने अपना जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था कि कितना प्रोड्यूस होता है, कितना इंडिया में देना है, कितना गावी को देना है, कितना एक्सपोर्ट करना है, इसके बेसिस पे हमने एक प्रोग्राम बनाया था। लेकिन वो प्रोग्राम का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया ड्यू टू राइजिंग कोरोना केसेस इन इंडिया। 13 अप्रैल को मोदी साहब ने रायजाना डायलॉग पे अपना स्टेटमेंट दिया। ऑब्वियसली बात है सरकार के ऊपर ये प्रेशर बन रहा है कि हमारे देश में वैक्सीन नहीं है तो बाहर क्यों एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो देखिए मोदी साहब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। मोदी साहब बोल रहे हैं वी इन इंडिया हैव ट्राइड टू वॉक द टॉक। जयशंकर साहब क्या बोल रहे हैं कि आई थिंक इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इन दिस बिकॉज वी ऑल नो दैट नो वन विल बी सेफ टिल एवरीवन इज सेफ। मतलब यहाँ में देश की सरकार ये बोल रही है कि हमें देश के लोगों का ही नहीं, हमारे देश के बाहर के जो लोग हैं उनका भी ध्यान रखना है। मतलब इंडिया अपनी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा है, और सीधे सीधे हमारे मिनिस्टर्स ये बोल रहे हैं कि कौन सी ऐसी कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री, जिसने बाहर के देशों का ज्यादा ध्यान रखा है और अपने से, मतलब अगर आप इंग्लैंड और यूएसए जैसी कंट्रीज की बात करोगे ना, उन्होंने वैक्सीन को स्टॉक करके रख लिया। अब देखिए यहाँ पे आपकी थिंकिंग कितनी ब्रॉड है इस बात पे डिसाइड पड़ेगा कि आप क्या सोचते हो। यूएस और यूके जैसी कंट्रीज ने क्या किया कि वैक्सीन अपने पास लेके रख ली, किसी को नहीं भेजी, बाद में उन्होंने सोचा कि भेजना बाद में देखेंगे। इंडिया क्या कर रहा है कि अपने देश की में वैक्सीन दे रहा है, बाहर भी भेज रहा है। अब यहाँ पे 2 माइंडसेट निकल के आते हैं। पहला माइंडसेट तो ये निकल के आता है कि लोग बोलेंगे बाहर क्यों भेज रहे हो भाई, अपना ध्यान रखो, बाहर वाले अपना देखेंगे बाद में। दूसरा माइंडसेट क्या है कि नहीं भाई बाहर भी भेजो, सबकी मदद करने की जरूरत है। आप कौन से माइंडसेट को बिलोंग करते हो ये आप सोचो। यहाँ पे माइंडसेट की बात नहीं हो रही। हमारी देश की सरकार ये बोल रही है
कि भाई हम इंटरनेशनली अपने ग्लोबल लीडरशिप को यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो चीज़ एक्स्ट्रा है हम किस हद तक दूसरों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, किस हद तक किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए ग्लोबली रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, ये हमारे मिनिस्टर साहब दिखा रहे हैं। अब कितना सही है कितना गलत है ये पता नहीं, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप कह सकते हो पेश किया, तो उसमें क्या लिखा था? दिस एंशिएंट लैंड attains its rightful and honored place in the world and makes its full and willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of the mankind। मतलब इस वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड के लिए हमारे पास भले ही थोड़ी कम वैक्सीन है, लेकिन फिर भी हम बाहर भेज रहे हैं, और इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं मोदी साहब और जयशंकर साहब। वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को कि भाई पूरी दुनिया एक है, सब एक ही दुनिया के पार्ट है, ह्यूमैनिटी एज अ होल शुड बी द नॉर्म, इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे मिनिस्टर्स। तो इस बेसिस पे यहाँ पे जो ऑथर हैं वो हमारे फॉरेन पॉलिसी के आइडियलिस्टिक नोशन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आइडियलिस्टिक नोशन यूएस और यूके जैसे कंट्रीज के रथलेस रियलिज्म के अगेंस्ट जाता है, एक्सक्लूसिव सेल्फ इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि उन कंट्रीज ने वैक्सीन केवल अपने देश के 2 लोगों के लिए रखी हैं। तो अब हमारी सरकार भी क्या यही करे कि वैक्सीन केवल अपने देश के लोगों के लिए रखे और किसी और को ना भेजे? ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड कर सकता है, इसके ऊपर कमेंट करना सही नहीं है, क्योंकि हमारे देश की सरकार का ये स्टैंस है कि भाई हमें वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को फॉलो करना है, हमें अपनी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। तो अगर आप आंसर में लिखोगे तो जो सरकार का स्टैंड है वही आप आंसर में लिखोगे, ठीक है ना? टेंजिबल शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स नहीं देखने, हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखने हैं। तो अगर आज इंडिया एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल पावर बन के दूसरे देशों की मदद करता है, तो लॉन्ग टर्म में उन दूसरे देशों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेड, कॉमर्स, इकोनॉमी में हमें मदद करेंगे, और वो मदद देश के लोगों के पास ही वापस आएगी। ये बात यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। प्लस एक पॉइंट ये भी बोला जा रहा है कि भाई जिस समय पे ये जो स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा किए गए थे कि कितनी वैक्सीन इंडिया में प्रमोट होंगी, कितनी इंडिया में यूज होंगी, कितनी एक्सपोर्ट की जाएंगी, उस समय पे ये किसी ने एसेस नहीं कर पाया था कि कोरोना के केसेस एकदम से इतनी तेजी से बढ़ने शुरू होंगे। और चूंकि कोरोना के केसेस अब एकदम से इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इस चीज के लिए सरकार कहीं ना कहीं तैयार भी नहीं थी। ओके भाई, तो नेशनल इंटरेस्ट पे ध्यान देना है या इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस या इंटरनेशनल इंटरेस्ट पे या इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ध्यान देना है, ये किसी एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी पे डिपेंड करता है। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे क्या है, इसी बात को विवेक काटजू साहब ने अपने इस आर्टिकल में समझाया है। ओके, तो ये था भाई पूरा का पूरा एनालिसिस। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, स्टीप क्लाइंब। ओके, स्टीप क्लाइंब में एक्चुअली में जो दार्जिलिंग और गोरखा पॉलिटिक्स है, इसकी यहाँ पे बात की गई है। बीजेपी का क्या विजन है वेस्ट बंगाल को लेके, बीजेपी के क्या प्लान्स है वेस्ट बंगाल को लेके, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई। देखिए क्या बताया गया। अगर आप वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग हिल्स की बात करो तो वहां पे किसी एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस है, अभी 294 मेंबर्स की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वेस्ट बंगाल की, लेकिन इसमें जो 3 असेंबली सीट्स हैं, एक है दार्जिलिंग की, एक है कालिम्पोंग की, एक है कुर्सियोंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इन 3 इलाकों में जो गोरखा पॉपुलेशन है वो डोमिनेंट है, और गोरखा पॉपुलेशन बहुत लंबे समय से एक गोरखालैंड स्टेट की डिमांड कर रही है। उनका ये बोलना है कि हमें बंगाल के साथ एसिमिलेट नहीं होना है, हमें बंगाली आइडेंटिटी के अंदर नहीं रहना है, हमें अपनी एक सेपरेट गोरखा आइडेंटिटी चाहिए। ये इन दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कुर्सियोंग के इलाकों में रहने वाले लोगों की मांग है, और इस मांग के लिए समय समय पे एजिटेशन हो चुके हैं, और वो एजिटेशंस कई बार वायलेंट भी हुए हैं। 2017 में लास्ट बार वायलेंस हुआ था, जब इन हिल्स में 104 दिन के लिए ब्लॉकेड लग गया था, कई सारे लोगों की जान भी गई थी। इस गोरखा पॉलिटिक्स के साथ बीजेपी बहुत लंबे समय से इन्वॉल्व है। बीजेपी के अपने कुछ प्लान्स है इस रीजन में, और कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर इलाके में बीजेपी ही डोमिनेंट है। इस इलाके में बहुत लंबे समय से डिमांड रही है ऑटोनॉमी की, सेपरेट स्टेट्स की, ठीक है ना। दार्जिलिंग एक ऐसी जगह है जहां से बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में एंट्री मारी है। 2009 से लेकर 2019 में दार्जिलिंग से जो लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव आता है वो बीजेपी का मेंबर रहा है। तो मतलब कुल मिला के ये जो इलाके हैं आपके कुर्सियोंग, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, यहाँ पे बीजेपी की चलती है, यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की नहीं चल रही है। बीजेपी की ट्रेडिशनल पोजीशन क्या रही है कि वो उन स्मॉल स्टेट्स को फेवर देते हैं जो कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी मांगते हैं। ये सिंपल बीजेपी की पोजीशन है, लेकिन सीधे सीधे गोरखालैंड स्टेट दिया जाएगा ऐसा भी बीजेपी ने कभी नहीं बोला है, ठीक है ना। बीजेपी ने वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में घुसने के लिए दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कुर्सियांग, इन लोगों के इलाकों का प्रयोग किया, गोरखा आइडेंटिटी का प्रयोग किया, बट ये कभी भी नहीं बोला है कि आपको अलग से एक स्टेट दिया जाएगा।
2014 में जो बीजेपी की प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी भाई गोरखा ड्रीम्स की बात की। बाद में अमित शाह भी इन इलाकों में गए कैंपेनिंग करने के लिए, उन्होंने भी गोरखा की ऑटोनॉमी की बात की। हालांकि इस ऑटोनॉमी में कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि अलग से स्टेट बनाएंगे। ममता बनर्जी जी तो हमेशा ही से इस चीज को अब वो कर रही हैं, अवॉइड कर रही हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अभी के लिए उनके डोमेन में ये इलाका आता है। कल की डेट में अगर ऑटोनॉमी की बात करोगे तो बंगाल से इलाका ही अलग हो जाएगा, ये तो कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं चाहेगा। कुल मिला के ये जो गोरखा पीपल है वो अपने आप को बंगाली पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल से अलग समझते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यहाँ पे गोरखास को उनका अलग स्टेट दे देते हो तो हमारे देश में बहुत जगहों पे आइडेंटिटी के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे, भाषा के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे एक अलग स्टेट की डिमांड हो रही। तो क्या आप सभी डिमांड्स को मानते चले जाओगे? समझ गए ना। कहने का मतलब ये है कि कहीं पे अगर आप थोड़ी सी आप कह सकते हो ऑटोनॉमी देते हो तो दूसरी जगहों पे ऑटोनॉमी की डिमांड बढ़ जाती है। अगर आप बात करो तो 1988 से लेकर 2012 में इन इलाकों में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल काम कर रहा था। 2012 में स्टैब्लिश किया गया गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि ऑटोनॉमी देने के लिए कुछ एक तरीके थे कि 1988 से 2012 तक दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल चल रहा था और 2012 से गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। अभी इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के चलते ये जो इन इलाकों की पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स बहुत हद तक टूट चुकी है, वो पॉलिटिक्स बहुत हद तक कंफ्यूजिंग हो चुकी है। यहाँ पे 3-4 पॉलिटिकल ग्रुप्स उठ के आए हैं। एक पॉलिटिकल ग्रुप है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा फर्दर 2 फैक्शन से बटा हुआ है। एक फैक्शन के फाउंडर है बिमल गुरुंग और दूसरे के हैं बिमय तमांग और अनीत थापा। ये अलग अलग लोगों को सपोर्ट देते हैं। फिलहाल के लिए ये ग्रुप्स अभी के लिए ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट दे रहे हैं। यहाँ पे एक और ग्रुप है गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जिसको फाउंड किया था सुभाष घिसिंग ने। ये बीजेपी का आप कह सकते हो सपोर्ट कर रहा है। तो इन इलाकों में जो कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किए गए उसके चलते इतने सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स आके खड़े हो गए हैं जो कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट दे रहे हैं और उनकी अपनी अलग अलग डिमांड है। ओवरऑल गोरखा पॉलिटिक्स की बात की जाए तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बंगाली लीडर्स इनको पसंद नहीं आते, लेकिन बीजेपी का जो एजेंडा था इस इलाके में घुसने का वो गोरखा पॉलिटिक्स के चलते सक्सेसफुल रहा है। आगे आने वाले समय में बीजेपी के वेस्ट बंगाल को लेके और ये जो गोरखा आइडेंटिटी को लेके क्या प्लान्स हैं इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर चल रही है कि शायद ये जो गोरखा वाला इलाका है, जिस हिसाब से अमित शाह जी की कैंपेनिंग हुई है यहाँ पे और बाकी बीजेपी के लीडर्स ने प्रोमिस किया है कि वेस्ट बंगाल में अगर बहुत पावरफुल बन के बीजेपी उभर के आती है और इलेक्शन जीतती है, ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन चल रहे हैं, तो शायद यहाँ पे गोरखास को कुछ हद तक ऑटोनॉमी दी जाए। क्योंकि देखिए क्या होगा, अगर आप बीजेपी की स्टैंड से देखो तो गोरखा वाले इलाके में उनका कब्जा है, बंगाल वाले इलाके में उनका उस हद तक कब्जा नहीं है। तो मान लीजिए इस बार को इलेक्शन जीत जाती है बीजेपी, तो अगर गोरखा लैंड को कुछ हद तक बंगाल से अलग कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिवली इस इलाके को तोड़ देना और अपनी कंट्रोल में लेके आ पाना ये बीजेपी के लिए काफी आसान होगा। लेकिन किस हद तक तोड़ा जाएगा, किस हद तक ऑटोनॉमस बनाया जाएगा, इसके बारे में अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। बनाया भी जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा इसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। और मान लीजिए तृणमूल कांग्रेस जीत जाती है, उसके बाद चीजें कैसे आप कह सकते हो कि निकल के आएंगी सामने, इसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं। मतलब इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद ही चीजों के ऊपर से थोड़ा सा पर्दा हटेगा। ओके, ये सब बातें यहाँ बताई जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल है एग्जिटिंग अफगानिस्तान ऑन यूएस ट्रूप पुल आउट। यहां पे देखिए क्या बताया गया। जो बाइडेन ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि सारे जो यूएस ट्रूप्स हैं वो अफगानिस्तान से 11 सितंबर तक बाहर निकल जाएंगे। जो ट्रंप और तालिबान की डील हुई थी फरवरी 2020 में, उस डील को कहीं ना कहीं बैक एंड से जो बाइडेन यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं। उसके 2 रीजन है। पहली बात तो यूएस की फोर्सेस को अफगानिस्तान में रखने में यूएस की फोर्सेस की जवान मरते हैं, जिसके चलते बैक इन अमेरिका की सरकारों के ऊपर प्रेशर चढ़ता है कि हमारे यूएस के नागरिक, हमारे यूएस के सोल्जर्स अफगानिस्तान की जमीन पे क्यों मर रहे हैं, अफगानिस्तान में ना हमारा कोई पॉलिटिकल कंट्रोल है, इतना पैसा खत्म हो रहा है। दूसरी बात, ये अफगानिस्तान की जो जंग है वो अमेरिका हार चुका है। तो ओवरऑल अब अमेरिका को ये लग रहा है कि क्यों बिना बात के यहाँ पे इस इलाके में इतना इंटरफेरेंस करो, निकलो यहाँ से। तो पहले जो डेट रखी गई थी वो 1 मई रखी गई थी। अब जो डेट रखी गई है 11 सितंबर रखी गई। इसके बीच में काफ़ी टॉक्स हुई हैं, डोहा में टॉक हुई, मॉस्को में टॉक्स हुई। कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई कि भाई तालिबान को इस बात के लिए कन्विंस किया जाए कि ये अलकायदा को अफगानिस्तान में नहीं आने देंगे, इस्लामिक स्टेट को अफगानिस्तान में नहीं आने देंगे, वायलेंस नहीं करेंगे। इस बेसिस पे तालिबान को कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की गई, अफगानिस्तान को डेमोक्रेसी में लाने की कोशिश की गई, एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट की बात की गई, बट ऐसा कुछ भी हो नहीं पाया। तालिबान अभी भी वायलेंस कर रहा है, तालिबान अभी भी खुली धमकी दे रहा है
कि अगर यूएस से बाहर नहीं निकला तो हम अटैक करते रहेंगे। तो यूएस की जो अफगान स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फेल हो चुकी है। किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल सेटलमेंट यहाँ पे नहीं हो पाया है। यूएस के केवल 2,500 ट्रूप्स अभी के लिए बचे हुए हैं, धीरे धीरे करके उनको निकाला जाएगा। फुल विड्रॉल 11 सितंबर को हो जाएगा। अभी भी तालिबान की धर्म की तर्करार है कि 1 मई तक नहीं गए तो हम फिर से तुम पे अटैक लॉन्च करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब तालिबान यहाँ पे पूरी तरीके से जीतता हुआ नजर आ रहा है। अब समझिए, अगर यूएस ट्रूप्स यहाँ से निकलते हैं तो हजारों की तादाद में जो कोलिशन ट्रूप्स नाटो के स्टेशन है अफगानिस्तान में, ये भी यहाँ से निकल जाएंगे। मिस्टर बाइडेन की जो कोशिश है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में और तालिबान के बीच में जो बातचीत है उसको कंटिन्यू किया जाए, ये भी कहीं ना कहीं फेल हो चुका है। एक यूएस इनिशिएटेड यूएन लेड रीजनल पीस कॉन्फ्रेंस है जो कि अभी 24 अप्रैल को अंकारा नाम के शहर टर्की में होना पड़ा वाला है। अंकारा कैपिटल है टर्की की, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बोला है कि हम नहीं अटेंड करेंगे। मतलब तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स जो पॉइंट्स रख रहे हैं सामने और अफगानिस्तान की सरकार और यूएन के जो लोग रख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मैच नहीं कर रहे। कैसे मैच करेंगे भाई? तालिबान के बारे में आपको पहले बताया है, तालिबान के राज के अंदर वुमेन्स के पास कोई राइट्स नहीं है, पढ़ाई लिखाई पे कोई फोकस नहीं है, दकियानूसी मिडवेल सोच है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक डेमोक्रेसी का सिद्धांत और तालिबान के राज करने का सिद्धांत वो मैच हो ही नहीं सकता। अफगानिस्तान की सरकार बात कर रही है वुमेन राइट्स की, ठीक है ना, अफगानिस्तान की सरकार बात कर रही है डेमोक्रेटिक राइट्स की, ठीक है ना, ह्यूमन राइट्स की। ये सब कहाँ हो पाएगा भैया? वहां पे तो सीधे सीधे इसको मार दो, इसका खोपड़ी उड़ा दो, इस प्रकार के तो जजमेंट सुनाए जाते हैं तालिबान के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, पीस की बात तालिबान के साथ पहले ही सक्सेसफुल होने वाली नहीं थी। अफगानिस्तान की सरकार ने भी बहुत कोशिश की, बाकी देखो उन्होंने भी कोशिश की है, बट चीजें क्लियर नहीं हो पाई। अगर आप बात करो आगे क्या बताया जा रहा है कि अगर इस अंकारा वाली कॉन्फ्रेंस में तालिबान ने सपोर्ट नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं किया, तो क्या बाकी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे? अब तालिबान यहाँ पे आ नहीं रहा है, बाकी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर भी लेंगी, बाकी प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर भी लेंगी, तो क्या ही होने वाला है। अब अगर 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से बाहर निकल जाती हैं यूएस फोर्सेस, तो अशरफ गनी की गवर्नमेंट का क्या होगा? ऑलरेडी अशरफ गनी को तालिबान का अटैक झेलने में प्रॉब्लम हो रही है। यूएस ने बैकएंड से प्रॉमिस किया कि हम अपने फोर्सेस जरूर बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन हम आपकी बैकएंड से मदद करते रहेंगे। लेकिन समझिए, अफगानिस्तान के अंदर यूएस एयर पावर बहुत मैटर करती है। यूएस के जो आर्म ड्रोन्स हैं वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की जमीन पे बम बरसाते हैं। तालिबान को पुश बैक करने में यूएस एयर पावर का एक बहुत मेजर रोल रहा है। एक बार अमेरिकन अगर इस अफगानिस्तान से बाहर निकल गए तो डिसीजिव विक्ट्री चली जाएगी तालिबान के हाथ में। तालिबान को यूएस की ये जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, अफगानिस्तान की जो आर्मी है, उसको हराने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इतना ज्यादा वो ताकतवर हो चुका है। ऑलरेडी तालिबान के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है, ये बहुत हद तक टारगेटेड किलिंग करवा रहा है जर्नलिस्ट की, एक्टिविस्ट की, सिविल सोसाइटी मेंबर्स की। जो भी ह्यूमन राइट्स की बात करता है अफगानिस्तान के अंदर, उसका सर कलम करवा देना, कार में जा रहा है कार को बम से फोड़ देना, गोली से मार देना, ये सब बहुत कॉमन बात हो गई है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अफगानिस्तान में सरकार गिर गई है, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है कि अफगानिस्तान बिल्कुल ही कोलैप्स के वर्ज पे यूएस निकल जाएगा तो तुरंत ही खत्म हो जाएंगे अफगानिस्तान फोर्सेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूएस ने बोला है पीछे से कि भाई पैसे वगैरह का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, हथियारों वगैरह का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। अब एक बार यूएस यहाँ से एग्जिट कर जाता है, उसके बाद जो रीजनल प्लेयर्स हैं उनका बहुत मेजर रोल है, रशिया का, चाइना का, इंडिया का। पाकिस्तान से तो देखिए उम्मीद करना बेकार है। पाकिस्तान तो बैक एंड से खुद ही तालिबान को सपोर्ट देता है, खुद ही तालिबान को हथियार प्रोवाइड करता है, तो पाकिस्तान तो क्या ही मदद करेगा। पाकिस्तान के खुद एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर में सारे के सारे टेररिस्ट घुसे हुए हैं, तो वो तो उससे तो आप उम्मीद ही करना बेकार है। रशिया, चाइना, इंडिया यहाँ पे क्या करते हैं? देखिए, चाइना यहाँ पे मैं कहूँगा प्रोएक्टिवली टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करेगा। रीजन बीइंग, चाइना ट्रेड और इकोनॉमी की बात करता है, अपने आप को इकोनॉमिकली ताकतवर करने की बात करता है, और जहाँ पे टेररिज्म आ जाता है वहाँ पे इकोनॉमी, ट्रेड सब बेकार हो जाता है। समझ गए ना? तो रशिया, चाइना, इंडिया, हाँ ये अलग बात है कि इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक बनाने के लिए चाइना यहाँ पे अगर टेररिज्म प्रमोट करने लगे, दैट इज अ बेसिकली डिफरेंट थिंग। तो ये है पूरा का पूरा सिनेरियो। रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बैक एंड से यूएस कितना सपोर्ट दे रहा है, इन सब चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करने वाली हैं। कहीं ना कहीं इसका मिलिट्री एक आप कह सकते हो कि सॉल्यूशन है नहीं। यूएस ने अपनी मिलिट्री माइट के बावजूद इस वॉर को हार गया है। जिस प्रकार का विड्रॉवल यूएस कर रहा है, आप कह सकते हो कि एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल विड्रॉवल है। अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। किसी भी प्रकार का प्रॉपर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अभी के लिए एग्री नहीं हुआ है। आगे आने वाले समय में एग्री होगा कि नहीं होगा, ये साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। तालिबान यहाँ पे स्ट्रांग है, गवर्नमेंट वीक है। आगे आने वाले समय में तालिबान फिर से
यूएस के फोर्सेस के निकलने के बाद लोगों को मारेगा और बाहर की पावर्स कितना कर पाएंगी, इस बात के ऊपर डाउट है। देखिए इंडिया भी अपनी मिलिट्री वहां भेजने वाला है नहीं। यूएस तो बैकएंड से ये भी प्रेशराइज कर रहा होगा इंडिया को, इंडिया अपनी मिलिट्री भेज दे। इंडिया कभी भी अपनी मिलिट्री नहीं भेजने वाला वहां पे, और वो सही भी नहीं है। दूसरे के पचड़े में पड़ो, बस इस हद तक भी मत पड़ो कि अपने ऊपर ही बात आने लगे, ये बात इंडिया समझता है। लेकिन अफगानिस्तान का डिस्टेबलाइज होना इंडिया के लिए सही नहीं है। पाकिस्तान बहुत से टेररिस्ट नेटवर्क्स को अपनी जमीन पे ट्रेनिंग देता है, अफगानिस्तान की जमीन पे भी ट्रेनिंग देता है, और कहीं ना कहीं अगर एक लिमिट से ज्यादा अफगानिस्तान में टेररिज्म बढ़ गया तो वो इंडिया के लिए यूजफुल नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल सच है। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस एडिटोरियल का दोस्तों। जल्दी ही आपको आगे की करंट अफेयर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू फॉर योर कांस्टेंट सपोर्ट। गुड बाय।